जी, नमस्कार। आज हमारे साथ हैं जाने-माने लेखक और आलोचक अनंत विजय जी, जो कि काफ़ी दिनों से पत्र और पत्रिकाओं में लिखने के लिए और उनके अखबारों के आर्टिकल आपने शायद हमेशा ही पढ़े होंगे। हाल में ही उन्हें 2-2 पुरस्कार मिले हैं। एक तो बिहार राजभाषा की ओर से मिला है और दूसरा पुरस्कार शायद अभी हाल में ही कामिल बुल्के अवार्ड फादर कामिल बुल्के अवार्ड भी उन्हें मिला है। तो सबसे पहले तो हम लोग अनंत विजय जी को बधाई देना चाहेंगे, 2-2 पुरस्कारों की। बहुत बधाई हो धन्यवाद सर। आपका आनंद जी। बहुत धन्यवाद। तो सर हम लोग सीधे मुद्दे पे आते हैं और बातचीत शुरू करने से पहले सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा सर कि आपका जो सफ़र रहा एक लेखक के तौर पे, तो हम लोग सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि एक लेखन के क्षेत्र में आप आए कैसे? क्या हमेशा से आप राजनैतिक पत्रकारिता करते रहे थे या फिर किसी दूसरे बीट में थे और धीरे-धीरे फिर इधर आ गए? बीट जैसी कोई स्थिति कभी थी नहीं। लेखन और नौकरी के लिए लिखना दोनों अलग अलग चीज है, मुझे लगता है जी, कि अगर अपने काम के सिलसिले में आप लिखते हैं तो कह सकते हैं कि मैं काफी पहले से लिख रहा हूं, क्योंकि मैं काफी पहले से नौकरी कर रहा हूं, अभी 25 साल करीब हो गए। लेकिन जिसको लेखन कहते हैं वो औपचारिक तौर पे 2002 या 3 में मेरी पहली किताब आई, सॉरी 2001 में मेरी पहली किताब आई थी। उसका नाम था प्रसंगवश। वो मेरे समीक्षात्मक लेखों का संकलन है, जिसे शिल्पायन प्रकाशन ने छापा था। तो अगर मेरे लेखन की आयु आप कहें इस तरह से नौकरी से इतर, तो वो लगभग 20 साल हो गए हैं। प्रकाशित लेखक आयु अगर आप कहें तो 20 साल हो गया आज, 2001 से 2021 तक का। और लिखता चला गया। फिर मैंने देखा कि राजनीति में बहुत भीड़ है लेखकों की, लिखने वालों की। हर दूसरा आदमी, हर तीसरा आदमी राजनीति पर ही लिखना चाहता है, क्योंकि राजनीति आकर्षित करती है कि भारत, हमारा देश जो है ये राजनीति प्रधान है। लोग पता नहीं क्यों कृषि प्रधान कहते हैं इसको, लेकिन हमारा देश तो राजनीति प्रधान है। और मैं बिहार से आता हूँ, जो कि राजनीतिक रूप से बहुत ही सजग, और हमारे मोहल्ले में चबूतरे पर या जो जहाँ गांव के लोग इकट्ठा होकर जमा होते हैं, राजनीतिक बुद्धि बहुत तीक्ष्ण होती है बिहार के लोगों को। किसी को भी आप राजनीतिक तौर पर अगर देखना चाहें तो आप बिहार के लोगों को देखिए। अगर वो पढ़ा लिखा नहीं भी है और अनपढ़ भी है, अक्षर ज्ञान भी नहीं है, तब भी उसकी राजनीतिक बुद्धि बहुत तीक्ष्ण होगी। वो प्रधानमंत्री बना सकता है, गठबंधन की सरकार चला सकता है, और तमाम जितने भी राजनीतिक कौशल उसके पास होते हैं। तो जब इतना जहां जहां किसी चीज की बहुतायत होती है, मैं भी शुरुआत में राजनीति के मोह पास में फंसा था, राजनीतिक लेखन के। और मैंने भी राजनीति पर काफी लिखा, 2 किताबें भी मेरी आई। तीसरी किताब अमेठी संग्राम भी पिछले साल राजनीति पर ही है। लेकिन मैंने पिछले 5-6 साल से, 2013 से राजनीति पर लिखना लगभग बंद कर दिया था, क्योंकि संस्कृति की राजनीति ज्यादा रोचक और ज्यादा दांव पेच वाली होती है। ये मुझे ज्ञात नहीं था, और जब ज्ञात हुआ तो मैंने संस्कृति की राजनीति पर लिखना शुरू किया। पॉलिटिक्स ऑफ कल्चर को अपना विषय बनाया, और जो विशुद्ध राजनीति है, जो सत्ता दिलाती है, जो एमपी एमएलए बनाती है, जो उनके व्यवहार को देखती है, उससे मैं दूर हो गया। जी, अब चूँकि आपने बता दिया है कि आपके लिखने का विषय जो है वो लगातार बदलता रहा है, तो इस विषय में अगर हम लोग अभी देखें तो अमेज़न या दूसरी जगहों पर अगर आपकी किताब सर्च की जाए या आपके हाल-फिलहाल के लेखन को देखा जाए, तो एक तो राजनैतिक विचारधारा पर लिखी हुई आपकी किताब नज़र आती है, मार्क्सवाद का अर्धसत्य। और सबसे चर्चित तो अभी फ़िलहाल आपकी किताब अमेठी संग्राम ही है। तो इससे पहले आपने जैसा कि बताया कि आपकी पहली किताब जो थी वो समीक्षात्मक लेखों की थी। तो क्या एक बार जी, हमारे दर्शकों को आप बता देंगे कि आपने अभी तक किन-किन विषयों पे लिखा है और करीबन कितनी किताबें हो गई आपकी अब? मेरी देखिए 13 या 12 किताबें, अनुवाद को छोड़ दिया जाए। एक मैंने शारजाह के सुल्तान की किताब है, उसका अनुवाद भी किया है। और जी, उस किताब
के अनुवाद को अगर छोड़ दें तो मेरी 12 पुस्तकें प्रकाशित हैं अभी, जिसमें साहित्यिक कृतियों पर लिखे मेरे समीक्षात्मक पहला जो लेखों का संकलन है प्रसंगवश, दूसरी किताब मेरी है कोलाहल कलह में। ये दो 21वीं सदी के पहले दशक के उठे विवादों पर केंद्रित है, जो हिंदी साहित्य में विभिन्न मुद्दों पर विवाद हुए, पत्र पत्रिकाओं में, मीडिया में, उन विवादों को एक जगह समेटते हुए वो पुस्तक है कोलाहल कलह में। फिर मेरी तीसरी पुस्तक मेरे पात्र है। मैं एक स्तंभ लिखा करता था विभिन्न समाचार पत्रों में, जिसमें मैं लेखकों को से ये बातचीत करता था कि आप अपनी कृतियों में, रचनात्मक कृतियों में किस तरह से चयन करते हैं पात्रों का। तो लेखक जो बताते थे वो उस कॉलम का हिस्सा होता था। तो उन कॉलम का संकलन है वो मेरे पात्र, और ये कॉलम मेरे मित्र संजय कुंदन ने शुरू करवाया था, और इसलिए ये किताब भी उन्हीं को समर्पित है। तीसरी किताब ये हो गई। चौथी किताब मेरी जो मैंने बहुत मेहनत से लिखी, उसका नाम है विधाओं का विन्यास। यह किताब पूरी दुनिया में की अलग अलग भाषाओं में प्रकाशित कृतियों पर, चर्चित कृतियों पर लेखों का संग्रह है। और इस विधाओं का विन्यास को वाणी प्रकाशन ने छापा था। तो अगर मैं अपने लेखन को देखूं तो दो हिस्सों में बांट सकता हूं उसको, 2013 के पहले और 2013 के बाद। मैं मानता हूं कि 2013 के बाद जब मैंने विधाओं का विन्यास लिखा तो फिर मैं थोड़ा फिल्मों की ओर मुड़ा, और फिल्मों का लेखन शुरू किया मैंने, और मेरी किताब आई बॉलीवुड सेल्फी। तो उसमें भी सारी वो आलोचनात्मक लेखों का संकलन ही है। सेल्फी का मतलब है जो जिन लोगों की आत्मकथाएं प्रकाशित हुई थी उन पर मैंने लिखा। बॉलीवुड सेल्फी के बाद एक राजनीति पर किताब आई 2014 के चुनाव पर केंद्रित है, लोकतंत्र की कसौटी। उस 2014 के बाद फिर कुछ मैंने संपादित की किताबें। अखिल कलमकार एक संस्था है, साहित्यिक संस्था है, उसने एक अखिल भारतीय कहानी प्रतियोगिता की थी। उन कहानियों का चयन, संकलन और संपादन किया जो कहानी के नाम से प्रकाशित हुई। फिर कलमकार ने ही एक विश्व कविता सम्मेलन का आयोजन साहित्य अकेडमी के सहयोग से दिल्ली में किया था। उन कविताओं का संकलन मैंने कविता के नाम से किया। कोलाहल में कविता, पता नहीं क्यों मेरी दो किताबों के टाइटल में कोलाहल आता है। शायद ये शब्द मुझे लगता है कि मेरे अवचेतन मन में मुझे पसंद आता होगा, इस वजह से ऐसा होता है। दो हो गया, मतलब अब मैं सतर्क रहूंगा, सावधान रहूंगा। कोलाहल में कविता के बाद मेरी एक किताब आई परिवर्तन की ओर। 2017 के उत्तर प्रदेश चुनाव के पहले केंद्र सरकार की विभिन्न नीतियों के 3 साल पूरे होने के अवसर पर देश भर के स्तंभकारों और पत्रकारों ने नरेंद्र मोदी सरकार की, कुमार मयंक जी नमस्कार, आपको बहुत प्रणाम, उनकी नरेंद्र मोदी सरकार की नीतियों को परखा था हमने। वो किताब आई 2017 में। उसके बाद मेरी किताब आई मार्क्सवाद का अर्धसत्य, जिसमें मैंने मार्क्सवादियों को अपनी कसौटी पे कसा है। नाम से ऐसा कई बार भ्रम होता है कि वो पुस्तक मार्क्सवाद को अपने कसौटी पर कसता है, लेकिन विचारधारा को नहीं, विचारधारा के अनुयायियों को हमने उसमें अपनी कसौटी पर कसा है। और मुझे प्रसन्नता है कि वो पुस्तक 3 महीने के अंदर दूसरा संस्करण हो गया था, और आज तक उसका हार्ड बाउंड ही बिक रहा है। 800 रुपए की किताब, दूसरा संस्करण हो जाना बहुत बड़ी बात है। और मैंने अपने प्रकाशक मित्र अरुण माहेश्वरी जी से आग्रह किया है कि अब उसका पेपरबैक संस्करण आ जाना चाहिए। तो संभवतः मैं ऐसी उम्मीद करता हूं कि उसका पेपरबैक संस्करण और उसका अंग्रेजी अनुवाद दोनों इस वर्ष शायद प्रकाशित हो जाए, अगर महामारी की आशंका से बाजार इसी तरह हलकान नहीं रहे और बाजार में कुछ उम्मीद दिखी तो शायद ये दोनों पुस्तकें आ जाएंगी। उसके बाद मेरी पुस्तक आई अमेठी संग्राम, जो कि अमेठी लोकसभा चुनाव पर केंद्रित है, और मुझे लगता है कि हिंदी में ये इकलौती किताब है जो किसी एक लोकसभा क्षेत्र के दो चुनावों को केंद्र में रखकर लिखी गई है। और ये किसी कांग्रेस अध्यक्ष के पद पर रहते हुए पराजित हो जाने को की महत्वपूर्ण राजनीतिक घटना को भी रेखांकित करती है। 1885 में डब्ल्यूसी बनर्जी जब कांग्रेस के पहले अध्यक्ष बने और 2019 में
जब राहुल गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष थे तो तब इतनी इतनी 1885 से 1985 और 15 साल और 19 साल 134 साल के इतिहास में कांग्रेस के कोई भी ऐसा अध्यक्ष नहीं हुआ जो अपने पद पर रहते हुए चुनाव हारा हो। श्री राहुल गांधी के समय में ऐसा हुआ और वो चुनाव अमेठी से हारे। तो फिर मुझे लगा कि इस राजनीतिक महत्वपूर्ण घटनाक्रम को कलमबद्ध करना चाहिए, लिहाजा मैंने अमेठी संग्राम लिखी और अभी 2-3 किताबों पे काम चल रहा है। जी, आपने जवाब देते देते दरअसल मेरा अगला सवाल ही यही था कि अमेठी संग्राम पर ही आपने क्यों किताब लिखी। लोकसभा क्षेत्र तो कई थे जो कि चर्चित रहते हैं, लेकिन आपने इस सवाल का जवाब पहले ही दे दिया, क्योंकि भाई करीबन 125 साल से ज़्यादा के इतिहास में ये पहला मौका था जब खुद ही जो अध्यक्ष हों पूरी पार्टी के, वो चुनाव अपने, वो भी ऐसे क्षेत्र से हार गए थे जो कि उनका बिल्कुल घरेलू क्षेत्र माना जाता है, जहां से उनके परिवार के कई सदस्य लड़ते और जीतते रहे हैं। तो चलिए हम अच्छा लोग लगा कि आपने माना जाता है उपयोग किया शब्द का। माना जी ही जाता रहा है, वो था नहीं दरअसल। जी, राजनीतिक रूप से देखें तो किस्मत से हम भी बिहार के हैं और थोड़ी सी जानकारी रहती है, इसीलिए हम माना जाता ही है कहेंगे, जी असल में तो नहीं है। जी, तो अब हम लोग अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं और अगला सवाल सीधे सीधे आपकी किताब से ही संबंधित है। इसमें जो तीसरा अध्याय है वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की भूमिका पर है। अब आमतौर पे ऐसा माना जाता है कि आरएसएस तो चुनावी राजनीति से दूर रहने वाला संगठन है। फिर जो ये आपकी चुनावी राजनीति से जुड़ी हुई किताब है, इसमें उनका जिक्र कैसे आ जाता है, या उनकी क्या जगह बनती है इस पूरे घटनाक्रम में, अमेठी के घटनाक्रम में? देखिए, कई बार एक अंग्रेजी में कहावत है ना, लुक्स आर ऑफन डिसेप्टिव। तो कई बार राजनीति में जो परसेप्शन होता है या राजनीति में आरएसएस काफी पहले ये कहा करती थी, ये संगठन कहा करता था कि वो एक सांस्कृतिक संगठन है। अब वो संगठन दरअसल राष्ट्र निर्माण के काम में अपने तरीके से जुड़ा हुआ है और राष्ट्र को मजबूत करने के लिए, राष्ट्र निर्माण करने के लिए जितनी भी युक्तियां, जितना मैं समझ पाया हूं संघ को, क्योंकि संघ को समझना थोड़ा कठिन है और उसमें इतने प्रकल्प, इतनी, और महाभारत की के युद्ध, महाभारत की जो संरचना थी एक तरह से संघ ने उसको अडॉप्ट किया है, क्योंकि शब्दावली भी अगर आप देखेंगे तो महाभारत वाली ही ये वहां से उठाई गई है। तो राष्ट्र निर्माण के काम में जो जो काम संघ को करना पड़ता है, संघ वो काम करता है, ये मेरी समझ कहती है। अगर किसी भी देश को मजबूत करने के लिए राजनीति में उनको कदम उठाने पड़ते हैं तो संघ के स्वयंसेवक वो काम भी करने को तैयार रहते हैं। लिहाजा मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं है कि अमेठी के चुनाव में संघ के स्वयंसेवकों ने, संघ के प्रचारकों ने, संघ के आनुषांगिक संगठनों ने, जिसको अब संघ के लोग संघ के विविध संगठन कहते हैं, अनुषांगिक संगठन न कहते हुए, संघ के समविचारी संगठनों ने और संघ से जुड़े हुए पुराने लोग जो संघ की विचारधारा से अपने आप को के करीब पाते थे, इन सब ने मिलकर और इन सब के समुच्चय से जो संगठन बना, उसने फिर अमेठी में काम किया। तो संघ के विविध संगठन, संघ के समविचारी संगठन और संघ से जुड़े हुए समान विचारधारा वाले लोग जो राष्ट्र निर्माण के काम में लगे हुए थे। क्योंकि हो सकता है संघ के लोगों ने यह तय किया होगा कि इस इलाके के विकास के लिए, देखिए अगर प्रकारांतर में देखें तो संघ राष्ट्र निर्माण का जो काम करता है उसमें राजनीति स्वतः आती है, क्योंकि राष्ट्र तभी मजबूत होगा जब केंद्र में मजबूत सरकार होगी, केंद्र में फैसले लेने वाली सरकार होगी, केंद्र में काम करने वाली सरकार होगी और केंद्र में आपके विचारों को, आपसे मेरा मतलब है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, केंद्र में आपके विचारों को मजबूती देने, आपके रास्ते पर चलते हुए राष्ट्र निर्माण में जुटने वाली सरकार होगी। तो इन सब को अगर आप देखेंगे आनंद जी, तो मुझे मिला जुला कि ये लगता है कि संघ सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की बात करता है, लेकिन संघ का मूल उद्देश्य जहां तक मैं समझ पाया
एक मजबूत भारत का निर्माण करना है और इस काम में उनको जिस भी रास्ते पर चलना पड़ेगा वो चलने के लिए तैयार रहते किताब भी आपकी और थोड़ा आगे चलते हैं। अमेठी संग्राम में जैसा कि हम लोग सब जानते हैं कि स्मृति ईरानी जी विजयी रही थी, और आपकी किताब का एक अध्याय है जो कहता है कि बचपन में जो उनकी परवरिश हुई थी जिस तरीके से, उससे उनके विचारों को या उनके जीवन शैली में काफ़ी दृढ़ता आ गई थी। तो ये बताइए कि ये किताब स्मृति ईरानी जी के ऊपर कितना फोकस कर रही होती है? क्या उनके व्यक्तिगत जीवन या उनके बचपन या जीवन के और हिस्से जिनको निजी कहा जा सकता है, उन पर भी आपने कुछ अपना ध्यान दिया है, या सिर्फ राजनीति से जुड़े जो पहलू थे उन पे ध्यान रखा है? ये किताब स्मृति ईरानी के व्यक्तित्व या उनके जीवन को उतना ही केंद्र में लाती है जितना अमेठी के चुनाव को व्याख्यायित करने की आवश्यकता लेखक को महसूस होती है। मेरी पुस्तक अमेठी संग्राम न तो स्मृति ईरानी की जीवनी है, न उनके संघर्षों की गाथा है, न उनके व्यक्तित्व को उभारने की कोई कोशिश है। वो अमेठी के चुनाव में जीत की वजह से अमेठी की नायिका बनकर उभरी, लिहाजा किताब में मेरे पास कोई विकल्प नहीं था कि उनकी तस्वीर लगाई जाए। राहुल गांधी की तस्वीर लगाने के बारे में भी मैंने सोचा। राहुल गांधी की तस्वीर इसलिए नहीं लगाया कि दुर्भाग्य से जो मेरा मेरा दुर्भाग्य था कि राहुल गांधी से इस किताब को लिखने के दौरान मेरी बातचीत नहीं हो पाई। मैंने कई बार प्रयास किया, कई कोशिशें की, उनके कई सहयोगियों तक पहुंचने की कोशिश की, लेकिन मेरा दुर्भाग्य कि मैं राहुल गांधी से बात नहीं कर पाया। बावजूद इसके अगर मैं कवर पर उनकी तस्वीर लगाता तो ये थोड़ी ईमानदारी से दूरी बरतने जैसी बात होती और पाठकों को भरमाने की बात होती, क्योंकि राहुल गांधी के भी प्रशंसक हैं। उनको लगता कि उनके नेता के बारे में पुस्तक में कुछ है और जब उनको पुस्तक में कुछ न मिलता तो वो ठगा हुआ सा महसूस करते। ठगा तो हुआ सा महसूस मैं कर। सिर्फ इतना एक बात आपसे कहना चाहता हूँ। मैं 2-3 दिनों से कई लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि स्मृति ईरानी के बारे में इसमें मिल जाएगी सामग्री। मैंने कहा जो अमेठी से जुड़ी हुई जानकारी होगी उतनी ही मिलेगी, और अमेठी के चुनाव में स्मृति ईरानी के स्वभाव को दिखाने के लिए जितना पीछे उनके जीवन में जाना, क्योंकि जो संघ के लोगों के साथ उनकी बैठक होती थी और जिस अनुशासित तरीके से 2 महीने 3 महीने वो लगातार चाहे 2 बजे रात को सोती हो, सुबह 8 बजे की मीटिंग में उपस्थित रहती थी, इसको बताने के लिए हमें ये बताना जरूरी था कि स्मृति ईरानी को अनुशासन का संस्कार उनके नाना से मिला, जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखा में जाया करते थे और स्वयंसेवक थे। अनुशासन का संस्कार स्मृति ईरानी को अपनी माँ से मिला, जो भारतीय जनसंघ से जुड़ी हुई थी। इतना ही बताया गया और इतनी ही सामग्री आपको अमेठी संग्राम में मिलेगी। जी, ठीक है। तो हम लोग किताब के एक और चैप्टर की तरफ चलते हैं। इस वाले अंतिम अध्याय में आप बात कर रहे होते हैं कि आंकड़ों और जो गिनतियां हैं उसकी, और हाल के जो हमारे अनुभव होते हैं, जो आम दर्शकों या पाठकों के अनुभव होते हैं, उनको लगता है कि सेफोलॉजी के जो धुरंधर थे उनके अनुमान ज़्यादातर चुनावों में अभी हाल के दौर में ध्वस्त हो जाते हैं। तो चुनावी विश्लेषण के बारे में आपकी क्या राय है? ये कितना सही होता है, कितना गलत होता है? अमेठी के साथ जब चुनावी विश्लेषक जब अमेठी के बारे में चर्चा कर रहे थे या बात कर रहे थे, तो एक ऐसे व्यक्ति के तौर पे जो जमीन पर वहां काम देख रहा हो या देखकर आ चुका हो, उसे क्या लगता था, कितना सच बताया जा रहा था? अमेठी चुनाव के दौरान मैं अमेठी नहीं गया था आनंद जी, क्योंकि जी। किताब लिखने का फैसला उस दिन किया मैंने जिस दिन वोटों की गिनती हो रही थी। उसके पहले मैं अमेठी नहीं गया था। अच्छा। तो ये मैं नहीं कह पाऊंगा, लेकिन जो मैं टीवी पे देखता था एक दर्शक के तौर पर, तो हमारे तमाम पत्रकार मित्र, जिसमें बड़े छोटे मंझोले सभी प्रकार के पत्रकार थे, वो सब लोग इतना ही बड़े दावे के साथ, और जितने भी सेफोलॉजिस्ट थे सब बहुत जोर देकर ये बात कहते थे कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की 2 सीट तो पक्की है, एक रायबरेली और एक अमेठी। रायबरेली और दूसरी अमेठी की।
जब मैं अमेठी के बारे में पूछता था लोगों से, थोड़ा और उनको ये पूछताछ करता था, तो मुझे ये कहा जाता था कि देखो स्मृति ने चुनाव तो खड़ा कर दिया है, लेकिन जीत राहुल गांधी ही जाएगा। इस बात का भरोसा एक भी व्यक्ति को नहीं था, एक भी पत्रकार को, एक भी सेफोलॉजिस्ट को इस बात का आकलन नहीं था कि स्मृति ईरानी वहां से जीत पाएंगी। क्यों? इसकी वजह मैं नहीं बता सकता हूं, क्योंकि मुझे मुझे ऐसा लगता है कि मुझे तो एक सेफोलॉजिस्ट का मैसेज भी मेरे पास है कि किन किन वजहों से राहुल गांधी जीत रहे हैं। अच्छा। और वोटिंग की गिनती के एक दिन पहले जब उनके उनके आंकड़े टेलीविजन चैनलों पे टेलीकास्ट हो रहे थे, तब मैंने उनसे मैसेज करके पूछा था। यहां तक कि जिनके बारे में सर्वाधिक साख वाली, जिनको कहा जाता है सर्वाधिक साख वाली एजेंसियों में से एक, एक्सिस माई इंडिया ने भी ये भविष्यवाणी की थी या अपना आकलन किया था कि 3% के अंतर से प्लस माइनस राहुल गांधी को एज है ना। इशारा जरूर वहां किया था +-3 करके, लेकिन स्मृति ईरानी जब जीती तो जीत का अंतर 6% था, मतलब आकलन में वो आधे रह गए थे, या जीत का अंतर उनके आकलन से दुगने वोट से था। तो हमारे यहाँ टेलीविजन चैनलों में एक बड़ा अच्छा चलता है कि जो सबसे नजदीक जाता है वो सबसे सटीक हो जाता है, चाहे अंतर 50 से 100 सीटों का भी हो। अगर किसी को 100 सीट का आकलन वो दिखा रहा है और सबसे नजदीक वो गया था और 50 दिखाया था उसने, तो वो प्रोमो बना के चलाने लगता है कि सबसे सटीक चुनावी विश्लेषण हमारा ही रहा। तो इस लिहाज से देखें तो एक्सिस माई इंडिया का सबसे सटीक विश्लेषण था। उन्होंने 3% प्लस माइनस की का आकलन किया था और स्मृति ईरानी 6 साल से जीती थी। तो ये वाली बात को आप देखें, और फिर अगर आप अपने देश में इन चुनावी विश्लेषण को ध्यान से देखें तो बहुधा गलत ही साबित होते रहे हैं लोग, क्योंकि वही कम मैं से कम कहता हूँ हाल ना, के दौर में हमारे तो। यहाँ, मैं आपको एक उदाहरण बताता हूँ कि मैं मेरे यहाँ जो मेरी घरेलू सहायिका काम करने आती है, उससे 2019 के चुनाव के दौरान मेरी पत्नी ने पूछा कि किसको वोट देंगी, तो उन्होंने कहा अभी डिसाइड नहीं किया है, कल वोट पड़ना था और आज शाम को उनसे पूछ रही थी। तो हम राजनीतिक तौर पर इतने सजग हैं और उस महिला को अक्षर ज्ञान नहीं है, लेकिन उसने नहीं बताया कि किसको वोट देंगे। तो हम अपने संवैधानिक अधिकारों को लेकर इतने सजग हैं, ऐसे माहौल में आकलन करना, फिर आपका सर्वे करने वाला कितना ट्रेंड है, उसका प्रश्न कैसे पूछा जा रहा है, क्योंकि ये एक बहुत ही वैज्ञानिक विधि है जो बहुत ही एजुकेटेड सोसाइटी में इसका, और जो आप प्रश्न कैसे पूछते हैं, मुझसे तो आज तक, मैं बिहार में रहा 20-21 साल से दिल्ली में हूं, आज तक इतने चुनाव हो गए मेरे आंखों के सामने, आज तक मुझे कोई सर्वेयर नहीं मिला जो ये पूछता हो कि आपने किस पार्टी को वोट दिया। ना एग्जिट पोल करने वाला कोई मिला, ना ओपिनियन पोल करने वाला मिला। और मैंने अपनी जीवन में दुनिया की सबसे बड़ी एजेंसी के लिए सर्वे का काम किया है छात्र जीवन में, और हमें किसी प्रोडक्ट के लिए सर्वे करने को दिल्ली के ये सिंधिया विला के सामने हयात होटल है, वहां पर एक मार्केट नुमा जगह है, वहां पर भेजा गया था। वहां हम अपना मस्ती करते थे, 4 लड़के होते थे, सबसे खाली फोन नंबर पूछ लेते थे, उसके बाद जो मन में आता था फॉर्म पर भर के जमा कर देते थे। तो क्योंकि हमारी कोई ट्रेनिंग नहीं हुई थी, और शाम को जाते थे और हमें 75 रुपए मिल जाते थे एक दिन के। तो क्योंकि हमें ट्रेन नहीं किया गया था, सिर्फ एक दिन बुलाए बैठाया, आपको एक सर्वे करना है इस प्रोजेक्ट के बारे में, ये पूछना है, ये रहा क्वेश्चनायर, एक बार आप लोग क्वेश्चनायर दे लीजिए, किसी को कोई प्रश्न पूछना है तो पूछ लीजिए। तो जब हमने 2 दिन वहां हयात में कर लिया, तो फिर हम लोग कनॉट प्लेस के कॉफी हाउस में जाके बैठ जाते थे, वहां लोगों से फोन नंबर और नाम पूछ लेते थे, और अगर वो जवाब देना चाहते तो देते थे, नहीं तो हम वहीं बैठकर भर देते थे खाना खा के, फिर दफ्तर में जाके सर्वे जमा कर देते थे। तो सर्वे के पीछे की जो प्रक्रिया है
हो सकता है, मैं ये 10 साल पहले की बात बता रहा हूँ, 15 साल पहले की, हो सकता है इस प्रक्रिया में अभूतपूर्व सुधार हुआ हो, बावजूद इसके नतीजे गलत निकल रहे हैं। इसलिए मानने मन कर मतलब मुझे लगता है कि हमारे बाद की पीढ़ी के लड़के हमसे भी ज्यादा स्मार्ट होंगे। जी, इस मामले में हम कहेंगे कि आपसे भी ज़्यादा स्मार्ट हो गए, क्योंकि मैं पिछले 10 साल से नौकरी ही यही करता हूँ। है मेरी ना? जो नौकरी है वो सोशल मीडिया और मार्केटिंग रिसर्च की ही है। तो ऐसे जो मार्केटिंग रिसर्च की टीम होती है, उनको मैनेज करना, उसकी डेटा एंट्री से लेकर के और उसके एनालिटिक्स तक, उसमें मैं काम कर रहा होता हूँ। और मैं तो ये इससे उन बेहतर एजेंसी तरीके की बात इस्तेमाल बता, किया जा और सकता है। ये मैं ओएमजी से लेके नीलसन तक की बात बता रहा हूँ। जी जी जी, मतलब, ये है ना, आप सब जगह ऐसा ही होता गैलप है। से गैलप से शुरू कीजिए और हाँ, आप बिल्कुल। नीचे तक आ जाइए। सबसे मुख्यतः इस किस्म का काम, जैसा काम आप बता रहे हैं, कि इस तरह का काम मिल जाता था छात्रों को। अक्सर ऐसा गैलप या एसी निल्सन जैसी एजेंसीज में इस तरह का काम बस छात्रों को मैं या नए किसी का लोगों नाम को नहीं मिल लेना जाता है। चाहूंगा किसी एजेंसी के बारे में, क्योंकि उनका उनको नीचा दिखाना हमारा मकसद भी नहीं है। हम तो नहीं, सिर्फ ये जरूरी नहीं बताना है हम तो कि सिर्फ जरूरी ये नहीं है। बताना चाह हम तो सिर्फ ये बताना चाह रहे हैं कि भाई बगैर ट्रेनिंग के लोगों को भेज दिया जाता है। और वो मैंने खुद का अनुभव है मेरा कि हम क्योंकि ये बहुत ही ट्रेंड जॉब है। जब तक आप ट्रेंड नहीं होंगे, अभी मैंने प्रदीप गुप्ता एक्सेस माई इंडिया का एक इंटरव्यू किया था, उनकी किताब आई थी। उन्होंने कहा कि अनुशासन तो आर्मी वालों की तरह होना चाहिए। और उन्होंने बताया कि एक बार 300 से ज्यादा लोगों को उन्होंने हटाया। तो मतलब ऐसी मुश्किलों से अभी भी एजेंसी के लोगों को सामना करना पड़ रहा है, और आप तो जी, बेहतर जानते होंगे इसको। ये परमानेंट समस्या है। जी। इसमें मेरे ख्याल से कुछ खास किया नहीं जा सकता। लेकिन हाँ, फिर डेटा एनालिटिक्स के स्तर पे या बाकी दूसरी जगहों पर हम लोगों को पता चलता है कि कहाँ पे फर्जी भरा गया है या कैसे हाँ, किया वो गया है। तो पता चल जाएगा, वो वो तो पता क्योंकि चलता हम है, मगर उस स्तर पे पहुंचने के बाद आप कुछ खास कर नहीं सकते। कर नहीं पाएंगे, आपके पास ऑप्शन नहीं है ना, क्योंकि उसके बाद आपके हम पास लोगों तो के डाटा पास ही भी वही सुधार आया के है। लिए डेटा जो आया है, उसमें सुधार के हम लोग के पास बहुत ज़्यादा विकल्प नहीं होते। तो खैर, चलिए हम लोग अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल भी आपकी किताब से संबंधित है, इसी अमेठी संग्राम से, जिसमें आप परिवार की राजनीतिक चतुराई की बात कर रहे होते हैं। तो आमतौर पे अगर सोशल मीडिया या दूसरी जगहों पर देखा जाए, तो अक्सर ये मजाक में उड़ाया जाता है कि मोदी जी जो होते हैं या भाजपा के जो नेता हैं, वो राजनीतिक रूप से काफ़ी चतुर रहे और कांग्रेस के जो थे वो लोग थोड़े धीमे रहे। तो ये परिवार की राजनीतिक चतुराई पर जब आप बात कर रहे होते हैं, तो आप किन चतुराइयों की बात कर रहे होते हैं? मैं किस उन किस्म की? चतुराई मैं दो प्रश्न, एक वाकया बताता हूं और दूसरा एक प्रश्न छोड़ता हूं। जी वाकया यह है कि नेहरू जी जब 1952 में फूलपुर से चुनाव लड़ रहे थे इलाहाबाद के आसपास, तो वो एक जगह सभा कर रहे थे। और तब की सभा ऐसी नहीं होती थी कि बहुत विशाल टेंट लगाए जाएंगे, सामने बल्ली लगाई जाएगी। वो प्रधानमंत्री थे, चौकी पे खड़े होके भाषण दे रहे थे, जैसे नुक्कड़ नाटक होता है समझ लीजिए, उसी तरह का। और 100-200 लोग उनको सुन रहे थे नेहरू जी को। जिलाधीश जो था वो उनके साथ खड़ा था। अचानक वहां से उस इलाके का राजा गुजर रहा था हाथी पे सवार होके। तो पुलिस वालों ने और डीएम ने राजा को रोक दिया कि प्रधानमंत्री की सभा हो रही है, आप उधर से नहीं जा सकते हैं। तो राजा की राजशाही तुरंत तुरंत गई थी। उनसे ये बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि उनको भी उन्हीं के इलाके में कोई पुलिस वाला रोक दे सकता है। लिहाजा उन्होंने कहा कि मैं यहीं धरना दूंगा और मैं जाऊंगा, चाहे प्रधानमंत्री हो चाहे कोई हो। थोड़ा एक मिनट अनंत विजय जी, शायद आवाज़ थोड़ी सी कट रही है। आ रही है आवाज मेरी अब? जी, हाँ जी, अब आनी शुरू हो गई। जी। हाथी पे मैं वो राजा के गुजरने पे थे आप? जी, तो वहां पर डीएम से राजा की कुछ बकझक शुरू हो गया। तो नेहरू जी को लगा कि वहां कुछ हलचल है, तो मंच से उतर के नेहरू जी वहां पहुंच गए। और जैसे ही उन्होंने कहा, डीएम से पूछा, तो डीएम ने बताया कि राजा और जाना चाहते हैं। तो नेहरू जी ने केवनी से डीएम को एक केवनी से धक्का दिया यूं,
और डीएम को पीछे कर दिया और नारा लगाना शुरू कर दिया, राजा साहब की जय, राजा साहब की जय, राजा साहब की जय। और राजा साहब का हाथ पकड़ के अपने मंच पे ले आए। राजा साहब इतने गदगद हो गए कि उन्होंने नेहरू, पूरी जनता से नेहरू को वोट देने की अपील कर दी। बाद में नेहरू जी जब जा रहे थे तो डीएम ने कहा, नेहरू जी से अपना विरोध जताया और कहा कि सर आज आपने अच्छा नहीं किया, प्रधानमंत्री पद की मर्यादा होती है और आपने राजा को इस तरह से किया और डीएम को धक्का दिया, ये ठीक बात नहीं है। उन्होंने कहा तुम मूर्ख हो, अगर मेरे 2 बार राजा की जय बोलने से वो मेरे पक्ष में वोट देने के लिए अपील कर देता है तो हमें बोलने में क्या जाता है। एक तो ये घटना है। और प्रश्न मेरा ये है कि गांधी परिवार या जो नेहरू गांधी परिवार है उसके लोग हमेशा पिछड़े इलाकों से चुनाव क्यों लड़ते हैं? आज तक इस परिवार का कोई भी नुमाइंदा किसी अर्बनाइज्ड लोकसभा कंस्टिट्यूएंसी से चुनाव क्यों नहीं लड़ा? अर्बनाइज्ड पार्लियामेंट्री सीट क्यों नहीं चुना इन लोगों ने? ये सवाल मेरे जहन में बार बार आता है कि क्यों अमेठी, रायबरेली, चिकमंगलूर, मेढक, यही फूलपुर, नेहरू जी प्रयागराज को, उस समय इलाहाबाद को छोड़कर फूलपुर क्यों चले गए, जबकि इलाहाबाद तो उनकी जन्मस्थली थी। उनका घर ही तो था। आनंद जी इस पर विचार करिएगा तो आपको परिवार मतलब एक चतुराई तो नजर आएगी। ठीक है, शायद मेरे ख्याल से बहुत कम लोगों का ध्यान इस बात पे गया होगा कि हमेशा वो लोग इसी किस्म की कंस्टिट्यूएंसी क्यों चुन रहे होते हैं। तो ये एक नई बात थी जिस पर ध्यान गया। इलिटरेट लोग, जहाँ के वोटर इलिटरेट होते हैं, जहाँ की लिटरेसी रेट बहुत कम होती है, और जो रूरल एरिया होता है, चाहे वो चिकमगलूर हो, चाहे वो मेढक हो, चाहे वो वायनाड हो, चाहे वो अमेठी हो, चाहे वो रायबरेली हो, चाहे वो फूलपुर हो। जब संजय गांधी अमेठी आए थे चुनाव लड़ने 1977 में, तो अमेठी में सड़क नहीं थी। सड़क तो खैर अभी 2014 तक भी नहीं थी, लेकिन कुछ इलाकों में तो बन गई थी, है ना। तब संजय सिंह उनके साथ मिलके पहला फावड़ा चलाया था उन लोगों ने अमेठी की धरती पे। खैर, तो इस पर विचार आप करेंगे तो ये चतुराई आपको नजर आएगी। ठीक है, तो चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। ये जो आपने अभी जो हम लोगों ने अमेठी संग्राम के हिसाब से अगर कहें तो हम लोगों ने जो स्मृति ईरानी जी की जीत देखी, जी इसमें कुछ योगदान तो रहता है उनकी मेहनत का। उन्होंने जी काफ़ी मेहनत की होगी पिछले, मतलब मेरे ख्याल से 2014 से वो लगातार लगी हुई होंगी, तभी जाकर 2 चुनावों में उन्होंने कुछ अपने लिए जगह बनाई जनता के बीच। तो इसमें उनका जो उनकी जो मेहनत थी उसका योगदान आपके हिसाब से कितना रहा और चांस फैक्टर कितना रहा? किन वजहों को आप मानते हैं कि उनकी जीत की वजह रही, किन किन चीज़ों से वो जीत पाई? स्मृति ईरानी का लोगों से सहज भाव से घुल मिल जाने का उनका स्वभाव, उनका राजनीतिक कौशल, नरेंद्र मोदी का चेहरा, संगठन की ताकत और अमेठी की जनता का एक परिवार के खिलाफ उठ खड़े होने का निर्णय, ये 4-5 चीजों को मिलाएंगे तो जो समुच्चय बनता है वो समुच्चय स्मृति ईरानी की जीत के तौर पर हमारे सामने आता है। ठीक है, दरअसल अभी अभी मेरा ध्यान गया है कि जिस समय मैंने आपसे मांगा था आधे घंटे का, मैंने उससे थोड़ा सा ज़्यादा समय ले लिया है, लेकिन अभी मेरे पास 2 सवाल रहते हैं, अगर आपके पास समय हो ले लीजिए, तो। आप सवाल ले लीजिए, बिल्कुल ले लीजिए, बिल्कुल। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो पहला सवाल मेरा था जिससे लेखकों की कुछ मदद हो जाए। आपने बताया कि आपका एक शुरुआती लेखन जो था वो पात्रों के चुनाव और पात्र लेखक कैसे चुनते हैं, कैसे उन्हें बनाते हैं, तो शायद ये फिक्शन राइटिंग या जिसे हम लोग कथा साहित्य कहते हैं, उसके हिस्से पे आपने काम किया होगा। तो आपने क्या देखा या क्या सीखा, या नए लेखकों को क्या बताना चाहेंगे जो लोग फिक्शन के क्षेत्र में लिख रहे होते हैं, पात्रों का चुनाव क्या कैसे होता है? देखिए, उसमें हिंदी के तमाम गल्प लेखक हैं उस पुस्तक में। जी। रविंद्र कालिया, राजेंद्र यादव से लेके उदय प्रकाश से लेके तमाम सारे लोग उसमें, भगवान दास मोरवाल तक, उदय प्रकाश नहीं है शायद, भगवान दास मोरवाल से लेके बहुत जितने भी, मैत्रेयी, पुष्पा, चित्रा, मुदगल, मृदुला गर्ग, ममता, कालिया, सब लोग हैं उसमें।
और इन सब से बातचीत में एक ही बात मुझे समझ में आई कि पात्रों का चयन वो आसपास की जिंदगी से ही करते हैं सब लोग, और उसमें अपने जीवन के अनुभव को मिलाते हैं। अच्छा। अपना जैसा जीवन जीना चाहते थे या नहीं जी पाए, या जैसा जी रहे हैं, जैसे मेरे साथ अगर मैंने आनंद जी के व्यक्तित्व को अपने उपन्यास के पात्र के तौर पर चुना, तो जस का तस नहीं रखता है, उसमें आनंद में अनंत के गुणों को मिलाकर और वो फिर अपना एक नया पात्र गढ़ते हैं। लेकिन बहुत सूक्ष्मता से, रविंद्र कालिया जी ने एक बात कही थी कि सूक्ष्मता से अगर पात्रों को आप विश्लेषित करेंगे तो आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, अगर आप उस लेखक के आसपास के लोगों को जानते हैं कि ये किससे लिया, ये किससे लिया, ये किससे लिया। क्योंकि हम अपने जीवनानुभव को ही पात्रों के रूप में ढालते हैं, और पात्रों का जो चयन, मतलब पात्रों के व्यक्तित्व का जो इंद्रधनुषी रंग होता है, वो जीवनानुभव से ही आता है। अगर आपके जीवन के अनुभव कम होंगे तो पात्र भी बड़े रूखे सूखे सपाट से होंगे। तो आप रविंद्र कालिया के पात्रों को देखेंगे तो बड़े कलरफुल पात्र चुनते थे वो, और अगर पात्र कहीं से भी चुनते हो तो कलर भर देते थे उसमें, क्योंकि उनका खुद का व्यक्तित्व बहुत कलरफुल था, बहुत शेड्स थे उनके व्यक्तित्व में। तो पात्रों का चुनाव हम मोटे तौर पे मान के चलिए, अगर मैं अपने घर के आसपास किसी को देख रहा हूँ कि वो बुलेट से चल रहा है और मेरा पात्र ऐसा है, तो मैं उसका हुलिया वगैरह सारा कुछ कॉपी कर लूंगा, और बहुत संभावना है कि मैं जैसा जीवन जीना चाहता हूँ या मेरे साथ जो घटनाएं हुई हैं उन घटनाओं को उस पर आरोपित कर दूं। संभावना बहुत इसी बार बात जो में ज्यादा लेखक होते रहती हैं आनंद जी, वो अपने फेल्ड एस्पिरेशंस को भी पात्रों में दिखाने की कोशिश करते हैं है। जी। कि मैं आईएएस तो बनना चाहता था और मैं नहीं बन पाया, तो मेरा पात्र आईएएस बनेगा, और मैं आईएएस बन के जो जो काम कर सकता था वो मेरा पात्र करेगा। तो इससे लेखक को एक संतुष्टि मिलती है, जिसको कहते हैं ना, उसकी कुंठा एक जी। पात्र के रूप में ढलती है, जो उनको सुकून देती है। तो और क्या ये ये वर्ल्ड वाइड फिनोमेना है, ये सिर्फ हिंदी में नहीं है। तो आलोचकों को क्या ये बहुत आसानी से नजर आ जाता है और पाठकों को भी नजर आएगा क्या? नहीं नहीं, आलोचक भी नहीं पकड़ पाते हैं बहुत बार, बहुधा नहीं पकड़, कैसे पकड़ोगे आप? अब मैं क्या बनना चाहता था या मेरे फेल्ड एस्पिरेशंस क्या थे, इसका पता तो सिर्फ मुझे है या मेरे बहुत करीबी मित्रों को होगा। लेकिन करीबी मित्रों को ये नहीं पता होगा कि मैं अगर बैंक का अधिकारी बनता तो कैसे काम करता, या मैं अगर शेयर ब्रोकर बनता तो क्या क्या कर सकता था। तो ये सारी चीजें बहुत निजी होती हैं, और उन निजी कुंठाओं को काल्पनिकता की चाशनी में डुबाकर पात्रों के रूप में कई सारे लेखकों ने पेश किया है। तो अधिकांश ये होता है, और इस तरीके को आने वाले लेखक भी अगर इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो कोई बहुत हर्ज नहीं है, ये कहा जा नहीं नहीं, सकता है। करना ही चाहिए, क्यों नहीं करेंगे, कहाँ से लाएंगे वो? आज के अच्छा। हमारे युवा पीढ़ी के लेखकों के पास अनुभव की ही तो कमी है, क्योंकि जिंदगी उन्होंने फ्लैट से बाहर गुजारी नहीं, खेत उन्होंने देखी नहीं। धान के पौधे को धान का पेड़ लिखते हैं, है ना, कि छोटा सा पेड़ लगाया धान का। तो अगर हमारे अनुभव इतने सीमित हो जाएंगे, और फिर जो हमारे नए लेखक आए वो विश्वविद्यालय से बाहर निकल ही नहीं पा रहे हैं, घूम फिर के विश्वविद्यालय की कहानी में अटक जाते हैं। जी, हाल फिलहाल ज्यादातर में नए जो हुआ है। ज्यादातर नए लेखक जो हैं, जिनको मैंने पढ़ा है, क्योंकि मेरे पढ़ने की भी अपनी एक सीमा है, वो अभी विश्वविद्यालय की कैंपस से आजाद नहीं हो पाए हैं। और उनमें से जो युवा लेखक थोड़ा सा बाहर निकल गया विश्वविद्यालय की चार दीवारी से, उसने बहुत अच्छा किया। मैं किसी एक का नाम नहीं लूंगा, न विश्वविद्यालय के लेखन करने वालों को, न विश्वविद्यालय की चार दीवारी से बाहर निकलने वाले लेखक की। लेकिन इसका फर्क आप देख सकते हैं कि अनुभव जहां लेखक को मिलता है वो, और क्या हो रहा है आजकल के, मतलब मैंने युवाओं को खूब आगे बढ़ाया और मैं खूब पैरोकारी करता हूं, लेकिन कष्ट तब होता है जब वो खुद को रिपीट करने लगते हैं, वो विषयों की तलाश में मेहनत नहीं करते हैं। तो इससे थोड़ा सा मैं सशंकित रहता हूं, लेकिन मैं चूंकि आशावादी हूं, इसलिए मुझे लगता है कि अच्छे दिन तो आएंगे लेखन के।
बल्कि कहें हिंदी लेखन के? हाँ, सब जगह देखिए गिरावट सब जगह है। मैं तो अंग्रेजी की किताबें बहुत पढ़ता हूँ। और क्या है कि ऐसा नहीं है कि अंग्रेजी वालों के तो अनुभव और भी खराब हैं। हिंदी वाले तो कम से कम अच्छा है, लेकिन अंग्रेजी वालों के पास तो अनुभव की और कमी है। हम्म। वो सुनी सुनाई बातें, सुने सुनाए अनुभव, ये सब के आधार पर अपना अनुभव बनाते हैं उनको, और ऐसी ऐसी कल्पनाएं करते हैं जो कल्पना के भी कल्पना से परे की बात होती है। वो बहुत ही अविश्वसनीय लगने लगती हैं कई बार। हाँ, लेकिन जोनाथन फ्रेंजन जैसा लेखक इसी बीच, जो अमेरिकी राइटर है, वो फ्रीडम जैसा उपन्यास भी लिख देता है। तो अगर एक लेखक या कहिए कि एक आलोचक के तौर पे अगर आप हिंदी लेखकों को सलाह दें कि आपको क्या पढ़ना चाहिए अगर आप अपने लेखन को और सुधारना चाहते हैं, तो उन्हें अपनी कोई किताबें विरासत पढ़ने की अपनी सलाह दे सकते हैं? विरासत की समझ होनी चाहिए। आप ये सवाल नहीं कर सकते कि भगवती चरण वर्मा कौन थे, नागर साहब कौन थे, महादेवी कौन थी, उपेंद्र नाथ आश कौन थे, दिनकर कौन थे, जयशंकर प्रसाद कौन थे। आपको जिस भाषा में आप लिखना चाहते हैं उस भाषा में पहले क्या लिखा गया, अपनी विरासत का आपको ज्ञान होना चाहिए। अगर भारतीय भाषाओं का ज्ञान ले लें तो आपका अनुभव बहुत बढ़ेगा। विपुल लेखन हुआ है अपनी परंपरा को लेकर, कन्नड़ में, तमिल में, मलयालम में, तेलुगु में, और ये सारी किताबें हिंदी में अनुदित उपलब्ध हैं। हम थोड़ा मुझे थोड़ा लगता है, हालांकि मेरी उम्र अभी सलाह देने की नहीं हुई है, लेकिन कई बार कोफ्त इस बात की होती है कि मैं उसमें भी खुद को शामिल करता हूं कि अध्ययनशीलता की थोड़ी कमी है, पढ़ते हम कम है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग अंतिम सवाल की तरफ चलते हैं, जिसमें जाहिर सी बात है कि हम ये पूछना चाहेंगे कि भाई राजनैतिक लेखन आपका देख चुके, राजनैतिक व्यक्तित्वों पे आप लिख चुके हैं, आलोचना वगैरह पे भी आपने काफी कुछ लिखा है, तो क्या फिक्शन वगैरह कहे जाने वाले फील्ड में भी आप कभी उतर रहे नहीं, होंगे, या कभी नहीं। तो फिर क्या उम्मीद करें हम लोग आगे आपसे, फिक्शन क्या मेरे उम्मीद बस की करें? बात नहीं है। फिक्शन और कविता, ये जी। दो चीज मैं नहीं लिख पाऊंगा। मैं कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं को केंद्र में रखकर रोचक तरीके से लिखने का प्रयास करूंगा, उसमें पठनीयता लाने का प्रयास करूंगा, लेकिन होगा तथ्यपरक, होगा। वो गैर गल्प गल्प नहीं लिख सकता हूं मैं, वो मेरी सीमा है। मुझे कई ऑफर मिले कि आप चलिए वेब सीरीज लिख दीजिए, मुंबई शिफ्ट हो जाइए, वो मेरे बस का नहीं है, वो मेरा फोटे भी नहीं है। और मैं अपनी, और कोई भी व्यक्ति अपनी कमजोरियों को सबसे बेहतर तरीके से जानता है। मैं अपनी कमजोरी जानता हूं, मैं गल्प नहीं लिख सकता, मैं कविता नहीं लिख सकता। कविता तो खैर मैं पढ़ता भी नहीं, क्योंकि मुझे कविता की समझ नहीं है। इसलिए इसलिए मुझे लगता है आनंद जी कि मुझे अभी ध्यान केंद्रित करना चाहिए नॉन फिक्शन में। तो मतलब आगे भी आप नॉन फिक्शन ही लिखते रहेंगे? अभी नहीं, अगले साल। इतनी जल्दी लिख पाना मेरे बस का है नहीं कि हर 2 महीने पे एक किताब आ जाए। मेरी इच्छा बहुत होती है, कोशिश भी कर सकता हूँ, लेकिन हो नहीं पाता है। वो 1-1.5 साल लग ही जाता है, 1.5-2 साल के पहले किताब आ नहीं पाती। तो 20 में अमेठी संग्राम आया था, 21 दिसंबर को छपी थी वो पुस्तक। उम्मीद करता हूँ कि 22 के थर्ड क्वार्टर में शायद मेरी कोई 22 के किताब आ आखिरी पाए। हिस्से में आपकी अगली जी किताब आ जी पाएगी। जी जी। और अगर आपकी पुरानी पुस्तकें ढूंढनी हो, जैसे अगर अभी हम लोग अमेजन वगैरह पे देखें, तो आपने जैसे कहा कि वाणी प्रकाशन वगैरह से भी आपकी पुस्तकें आई हैं, लेकिन उन्हें ढूंढना बहुत आसान नहीं है। एक पाठक के तौर पे मैं ये आपको बता सकता हूँ। तो नहीं, क्या आप इसके लिए प्रयास करेंगे कि मुझे पाठक लगता है कि के अगर पास आप तक किताब अनंत पहुंचे? विजय बुक्स करके सर्च करेंगे जी। तो विधाओं का विन्यास परिवर्तन की ओर, बॉलीवुड सेल्फी, मार्क्सवाद का अर्धसत्य, अमेठी संग्राम, ये 5 किताबें, और अमेठी संग्राम का अंग्रेजी अनुवाद फ्रॉम डायनेस्टी टू डेमोक्रेसी, ये 6 किताबें तो आसानी से उपलब्ध हैं।
ठीक है, तो हम लोग ये माने कि लेकिन कम से कम अमेजन की वजह से। किताबों के बजाय मैं अनुरोध ये करूंगा अपने पाठकों से, या जो भी देवतुल्य पाठक मेरी पुस्तक पढ़ना चाहते हो, वो अगर अनंत विजय बुक्स करके अमेजन पर सर्च करेंगे तो उनको ज्यादा सहूलियत होगी। और वाणी प्रकाशन की किताबें तो आप वाणीप्रकाशन.in पर जाकर उनके उनके साइट पर जाकर भी आप खरीद सकते हैं, वो लोग भी ऑनलाइन डिलीवरी करा रहे हैं। तो चलिए, उम्मीद है हमारे पाठक और हमारे दर्शक जो आज हमसे जुड़े रहे, उन्हें इस चर्चा से काफ़ी लाभ मिला होगा। एक बार फिर से आपको दो दो पुरस्कारों की बधाई, और उम्मीद है कि आपकी अगली पुस्तक जब आएगी तो हम लोग फिर से एक बार उससे चर्चा कर रहे होंगे। आनंद जी, आपके मुंह में घी शक्कर कि मुझे 2 पुरस्कार मिले होते। दरअसल पुरस्कार एक ही है, राजभाषा विभाग का फादर काबिल बुल के पुरस्कार है, लेकिन क्या पता आपकी जीवा पे सरस्वती का निवास हो इस वक्त। आने वाले दिनों में उम्मीद करनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जलद जी का। आप लोगों ने मुझे आमंत्रित किया, किताब गली में मेरी किताब अमेठी संग्राम के बहाने मेरी रचनात्मक यात्रा पर चर्चा की। आपका बहुत आभार, धन्यवाद। हम लोग फिर मिलेंगे। नमस्कार जी, नमस्कार। और जो लोग इस चर्चा में जुड़े रहे और जिन्होंने टिप्पणी की, उन सब का आभार। धन्यवाद। नमस्कार।